गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की 1391 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक बना। हालांकि यह डायरेक्ट सक्सेसर का दावेदार नहीं था, यानी कि वह वैधानिक रूप से वह उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन जो भी हो, इसका काल जो 47 वर्षों का काल ऐसा काल था जो शांति और सुव्यवस्था का काल था। इस काल में राज्य विस्तार तो नहीं हुआ, परंतु प्रशासनिक सुधार हुए, आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जन कल्याण के कई कार्य किए गए। कला का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। मकतब और मदरसे का निर्माण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ख्वाजा ए जहां नामक एक सामंत सरदार के द्वारा सुल्तान महमूद को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन अन्य सामंत सरदारों ने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने का निर्णय किया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मिला उलेमाओं का। सामंतों के साथ साथ उलेमाओं के सहयोग से फिरोज शाह तुगलक वंश का अगला शासक बना। हालांकि यूएनडे जैसे इतिहासकार के मानना है कि वह चारित्रिक रूप से वह दुर्बल था। वह शराब के सेवन में ज्यादा यकीन रखता था, वनिस्पत की प्रशासनिक कार्यों में अभिरुचि लेने में। नृत्य और संगीत के प्रति उसका रुझान ज्यादा था, उधर ही वह झुका रहता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के डिस्पोटिक नेचर यानी कि निरंकुशवादी नीति और उदारवादी नीति के विरुद्ध में काफी संख्या में सामंत और उलेमा वर्ग उस नीति को चाहते नहीं थे कि अगला शासक इसका पालन करे। अतः उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन किया जो इनडायरेक्ट रूप से तुगलक वंश से जुड़ा हो और उनका समर्थन करता हो। तो इस प्रकार एक कजिन यानी कि चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को उन्होंने ढूंढ निकाला और सुल्तान महमूद को हटा करके सामंतों और उलेमाओं के समर्थन पर फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसका शासन काल 47 वर्षों तक यानी कि 1351 से 88 ईस्वी तक का शासन काल रहा। इसके शासन काल में यह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि राजा बने, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत किया गया उलेमाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा। तो उसके सामने जब गद्दी पर बैठा तो कई समस्याएं थी। पहली थी कि सीमा का सुरक्षित किया जाए। सीमा को सुरक्षित करना उसकी पहली एक
समस्या भी थी और कर्तव्य भी था। जनता में वह विश्वास उत्पन्न करना चाहता था कि राष्ट्र का शासनकाल या सुल्तान जन कल्याणकारी है, जनता के लिए शासन करेगा। तीसरी समस्या थी मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों के असफल होने, जैसे कि दक्कन की राजधानी ट्रांसफर करना, जैसे ऐसी जमीन पर खेती करवाना जो कि बंजर थी, अकाल पड़ जाना, बागों का लगवाना जो कि टोटली फेलियर हो गया विपरीत परिस्थितियों के कारण, और कराजिल का आक्रमण के चलते बहुत बड़ी संख्या में सेना का भर्ती किया गया और इस उद्देश्य से कि कराजिल पर आक्रमण करके संपत्ति अर्जित किया जाएगा, मगर किसी कारणवश आक्रमण नहीं किया जा सका और इतनी बड़ी संख्या का बोझ उस पर आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला। इस तरह सेना को भी उसने भंग कर दिया। उस जो स्पेशली नियुक्त किया गया था कराजिल आक्रमण को, इससे आर्थिक स्थिति राज्य की काफी खराब हो चुकी थी। अतः वह चाहता था कि राज्य की आर्थिक स्थिति को समृद्ध किया जाए और इन सभी कार्यों के साथ साथ उसने समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहता था कि राज्य में शांति बनी रहे, और इन सभी कार्यों में उसने काफी हद तक सफलता भी पाई थी। उसके विजय अभियानों के बारे में हम पढ़ते हैं तो वह उसके विजय अभियान जो भी किए गए थे वह सफलता नहीं प्राप्त कर सके या बहुत ही आंशिक रूप से सफलता प्राप्त किए। उसने अपना सबसे पहला अभियान बंगाल में 1353-54 ईस्वी में किया, इसमें कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने 1359 ईस्वी में बंगाल और फिर उड़ीसा के क्षेत्रों में किया, वहां पर भी उसने जाजनगर तक तो पहुंचा और कुछ मंदिरों को जीता, विशेष रूप से पुरी के मंदिर को और जाजनगर के क्षेत्र को लूटा उसने, लेकिन बहुत ज्यादा संपत्ति उसे नहीं मिल पाई थी। अगला आक्रमण उसने 1362-64 में ठट्टा पर किया था और इस आक्रमण में भी 2 वर्ष तक का समय लग गया, लेकिन इस 2 वर्षों के आक्रमण के दौरान भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने 1365-66 ईस्वी में उसने जब बहमनी सुल्तान के लोगों ने उससे जो असंतुष्ट थे, बहमनी सुल्तान के जो आपसी उनके जो झंझट चल रहा था, तो उससे असंतुष्ट लोगों ने इनसे सहायता मांगी तो इसने कोई सहायता नहीं किया था। उसके पहले उसने 1365 ईस्वी में ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल में ज्वाला के पास में उसने आक्रमण किया था और वहां कुछ मंदिरों को तोड़ा था। उससे धन संपत्ति तो बहुत ज्यादा नहीं मिली, मगर चूंकि वह विद्या के प्रति अनुराग था उसे काफी संख्या में पांडुलिपियां जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी वो मिली और उसे लेकर के वह संतुष्ट रहा। इसके आगे हम देखते हैं कि उसकी आर्थिक नीतियां जिसके चलते उसका राज्य और उसका शासनकाल दोनों इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण माना गया है। इस क्षेत्र में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जैसा कि मैं बताया था। उसको सुधार करने के लिए उसने कोशिश किया। उसने देखा था कि अगर सैनिक अभियान अगर नहीं कर सकता है तो आर्थिक स्थिति के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। टैक्स वो बढ़ा नहीं सकता था क्योंकि इससे विद्रोह की संभावना बढ़ जाती थी, और जब टैक्स नहीं बढ़ा सकता था तो वो और क्या कर सकता। टैक्स बढ़ाने के पीछे एक और कारण था, नहीं बढ़ाने के पीछे एक और कारण था, वह पॉपुलर बनना चाहता था तो अनपॉपुलर हो जाता, यानी कि एक तरह से बदनामी का दामन उसके दामन में बदनामी का धब्बा लग जाता।
और वह यह चीज चाहता नहीं था। अतः उसने लगान न बढ़ाते हुए भूमि में पैदावार में वृद्धि करने का सोचा, भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने का सोचा, और इसके लिए सबसे पहले उसने योग्य अधिकारियों का चुनाव किया, और उस योग्य अधिकारियों में मलिक एम मकबूल नामक एक अधिकारी को चुनाव किया, और उसके बदौलत उसने राज्य की जमीन को पूरा नपवाया कि इससे कितनी उसकी आमदनी हो सकती है। तो उसने पाया कि 6,78,00,000 टन का आमदनी हो सकती है। और उसने 24 टैक्सों को हटा करके सिर्फ शरीयत के अनुसार टैक्स लागू किया। वो टैक्स थे जजिया जो हिंदुओं पर लगाया था, ज़कात जो जन कल्याण की भावनाओं पर मुसलमानों पर लगता था, खम्स जो लूट की संपत्ति होती थी आक्रमण के दौरान वो था। अब खम्स की संख्या जो मात्रा है 80% सैनिकों को दिया जाता है, और एक बच गया खराज जो कि कम मात्रा में होता था। ये 4 टैक्स ही लगे थे उसके शासनकाल में, और यही लगे भी, और 24 बाकी टैक्सों को उसने हटा दिया। कुछ छोटे मोटे टैक्स लगाया जिसकी हम चर्चा करेंगे। लगान की दर 1/3 भाग थी, जबकि इसके पहले आधा 50% था, अब 1/3 आया, कहीं कहीं तो 1/5 भी था। जैसा कि उसने फतुहाते फिरोज शाही से भी होता है कि 1/5 हिस्सा ही लगान लगता था। तो इस प्रकार पाकर के उसने जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का निर्माण किया। उसने नहरों में 5 प्रमुख नहर की गणना की जा सकती है, कि यमुना से हिसार तक, दूसरा सतलज से घग्गर तक, तीसरा सिरमौर हिल से लेकर के फिरोजाबाद तक, और चौथा घग्गर से फिरोजाबाद तक, और 5वां यमुना नदी से फिरोजाबाद के क्षेत्र तक। इन नहरों के निकालने से तमाम जो इस क्षेत्र से जिस क्षेत्र से ये नहर गुजरते थे, आसपास के तमाम भूमि उपजाऊ हो गई। फसल के पैदावार में, फसल की मात्रा में, फसल के किस्मों में काफी बढ़ोतरी हुई। उसने 50 से ज्यादा कुओं का निर्माण करवाया, और उन कुओं से सिंचाई भी होती थी, और राहगीरों को पानी भी मिलता था, और गांव को भी पानी मिलने लगा जो उस कुएं के क्षेत्र में आते थे। फिर उसने 1200 फलों के बाग लगवाए, और इससे जो आमदनी हुई, वैसे इनको बेचकर जो आमदनी हुई वो राजकाज में लगाया, जन कल्याण के कार्यों में लगाया उसने। और उसने जो भूमि कृषि के लिए थी उसमें भी विकास किया, वैसी भूमियों का विकास किया, यानी कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई, कृषि भूमि में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अच्छी किस्म के पौधों को ला करके, नई किस्म के पौधों को ला करके, जो उपजाऊ किस्म के पौधों को ला करके उसने कृषि के पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी करवाई। और इसके साथ साथ इन पे क्रॉप के क्वालिटी में, यानी क्रॉप के स्तर में भी काफी विकास हुआ। उसने किसानों को तकावी ऋण भी दिया, जैसे जब मुसीबत पड़ जाए तो उस वक्त तकावी ऋण दी जाती थी। उन तकावी ऋणों के बदौलत किसान अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किए, और इसके साथ साथ राज्य की स्थिति भी मजबूत हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने कृषि के विकास में काफी सहयोग प्रदान किया, काफी सुधार किया। नए प्रकार के बीजों, नए प्रकार के खादों से राज्य में समृद्धि इतनी आ गई कि तमाम घाटे वो भरपाई, जो
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे वो तमाम घाटे पूरे हो गए और राज्य की आर्थिक स्थिति संपन्न हो गई, कृषि में विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और कई बार तकावी ऋण भी माफ कर दिया गया। तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, उसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।